प्रिय विद्यार्थियों, आज का यह कार्यक्रम शास्त्री प्रथम वर्ष के छात्रों के लिए समर्पित है। विगत दिवस हम मुंशी प्रेमचंद पर चर्चा कर चुके हैं। विशेष रूप से मुंशी प्रेमचंद का उपन्यासकार के रूप में इस पर हमने चर्चा की। आज मुंशी प्रेमचंद एक कहानीकार के रूप में उनकी क्या स्थिति रही, इस पर विवेचन प्रस्तुत करना चाहेंगे। उपन्यास के क्षेत्र में तो मुंशी प्रेमचंद अपने युग के शीर्ष पर पहुँचे ही, कहानी के क्षेत्र में भी उन्होंने बुलंदियों को छुआ। कुछ आलोचक तो उपन्यासकार की अपेक्षा उनके कहानीकार को बड़ा मानते हैं। उन्होंने हिंदी कथा क्षेत्र में युगांतर उपस्थित किया, इसमें दो मत नहीं हो सकते। उन्होंने लगभग 300 कहानियों की रचना की, जिसमें से 200 कहानियों की रचना छायावाद काल में की। मात्रा एवं गुणात्मक दृष्टि से उत्कृष्ट होने के कारण इस युग को प्रेमचंद युग भी कहा गया। ये कहानियाँ मानसरोवर के 8 भाग और गुप्त धन के 2 भागों में छपी हैं। उनकी कहानियों में जीवन के वैविध्य और व्यापकता के दर्शन होते हैं। प्रारंभिक कहानियों में आदर्शवाद, समाज सुधार एवं नैतिक मानवीय मूल्यों की प्रधानता है, किंतु वे क्रमशः जीवन की वास्तविक और यथार्थ समस्याओं के चित्रण की ओर अग्रसर होते गए हैं। उनकी कहानियों में भारत की मिट्टी की गंध विद्यमान है। यूँ तो वे ग्रामीण जीवन के कलाकार कहे जाते हैं, किंतु उन्होंने कस्बाई जीवन, नगर और महानगरों के जीवन की भी उपेक्षा नहीं की है। उनकी कहानियाँ अपने समय की सामाजिक और राजनीतिक परिस्थितियों का पूरा प्रतिनिधित्व करती हैं। उनकी सहानुभूति ग्रामीण किसानों, दलित जनता, शोषित मजदूरों और उपेक्षित नारियों के प्रति रही है। उनकी सामाजिक भावबोध से संपन्न दृष्टि व्यक्ति मानव के मनोविज्ञान की बारीकी से पड़ताल करती है। उनकी कहानियों में छोटे छोटे पात्र और छोटी छोटी घटनाएं भी सजीव हो उठती हैं और अपना स्थायी प्रभाव छोड़ जाती हैं। वे किसी वाद, विचारधारा विशेष अथवा संगठन, जाति, धर्म आदि के प्रतिकूल नहीं थे। वे केवल आम आदमी के प्रति प्रतिबद्ध थे, अपने लेखन के प्रति प्रतिबद्ध थे, तभी वे इतना अधिक लिख पाए। अपनी अधिकांश कहानियों में प्रेमचंद उस चिरंतन मानवीय मूल्यों को उठाते हैं जो हमारी संस्कृति की धरोहर है। कहानी चाहे क्षमा हो, बड़े घर की बेटी हो या प्रेम का उदय, उनकी कुछ कहानियाँ बहुत पुरानी अवश्य पड़ जाएंगी, किंतु दर्जनों कहानियाँ ऐसी हैं जो कालजयी सिद्ध होंगी। इसमें कफन जो 1936 में लिखी गई, पूस की रात 1930 में लिखी गई, ठाकुर का कुआं 1932 में लिखी गई, सवा सेर गेहूँ 1924 में लिखी गई, बूढ़ी काकी 1921 में, ईदगाह 1933 में, बड़े भाई साहब 1934 में, शतरंज के खिलाड़ी 1925 में, नशा 1934 में, अलगोजा 1929 में, परीक्षा 1923 में, मंत्र, जुर्माना आदि के नाम लिए जा सकते हैं। गरीबी आदमी को किस कदर काहिल और अमानवीय बना देती है, उनकी बेजोड़ कहानी कफन इसका जीता जागता उदाहरण प्रस्तुत करती है। बाहर अलाव पर बैठे घीसू और माधव, भीतर प्रसव वेदना से तड़पती माधव की पत्नी बुधिया की कोई खैर खबर नहीं लेते। उसके मरने पर चंदे से इकट्ठे किए कफन के पैसों को शराब और खान पान में खर्च करके मौज उड़ाते हैं। पूस की रात गरीबी में पिसते
लाखों किसानों की बेबसी की व्यथा को उखाड़ कर रख देती है। एक गरीब किसान हल्कू पूस की रात की ठंड में बिना किसी गर्म कपड़े के अपनी फसल की रखवाली करता है। फिर भी जरा सी झपकी लगते ही नील गाय उसकी फसल को चट कर जाती है। बेबस हल्कू सोचता है, रात की ठंड में यहाँ सोना तो न पड़ेगा। उसके इस कथन में फसल नष्ट होने का कितना दर्द, फसल की रखवाली के लिए सही यातना की व्यर्थता, झपकी लेने की ग्लानि और बेबसी छिपी है, उसको केवल महसूस किया जा सकता है। भारतीय पुलिस के विषय में आम धारणा अच्छी नहीं है, किंतु प्रेमचंद ने नमक का दरोगा कहानी में कर्तव्यनिष्ठ दरोगा वंशीधर की ईमानदारी के सम्मुख पंडित अलोपीदीन के रिश्वत में प्राप्त धन को पैरों तले कुचलते दिखलाया है। प्रेमचंद क्रांति के लिए व्यवस्था के खिलाफ नारे नहीं लगाते, झंडा नहीं उठाते, वे दर्द जगाकर क्रांति की भावना पैदा करते हैं। जुर्माना कहानी में अपने नियमों के प्रति अति सख्त दरोगा खैरात अली खां को अल्लाह रखी की गरीबी और बेबसी पर पसीजते दिखाया है। नशा में गरीब किंतु जमींदारी के शोषण के विरुद्ध खड़ा एक विद्यार्थी जब जमींदार के लड़के ईश्वरी के साथ कुछ दिन उसके गांव में जमींदारी के ऐश भोगता है तो उसे भी अमीरी का नशा चढ़ने लगता है, किंतु गांव से लौटते लौटते वह नशा उतरने लगता है। मंत्र कहानी में डॉक्टर चड्ढा एक बूढ़े किसान भगत के मरणासन बीमार बच्चे को न देखकर गोल्फ खेलने के लिए चला जाता है, किंतु वही किसान डॉक्टर चड्ढा के बच्चे को मंत्र और जड़ी बूटियों के बल पर नया जीवन देता है। ईदगाह और रामलीला कहानियां बाल मनोविज्ञान की उत्कृष्ट कहानियां हैं। बूढ़ी काकी वृद्धजनों की होने वाली उपेक्षा की जीवंत कहानी है। इस प्रकार उनकी अधिकांश कहानियां दैनिक जीवन के सीधे साधे क्रियाकलापों पर बड़े सादा ढंग से लिखी गई हैं और इस सादगी में काफ़ी विविधता है। वे जिंदगी के घूरे से आदमियत के स्वर्ण की खोज लेते हैं। उनकी भाषा आम आदमी की भाषा है, जिसे पढ़े से पढ़ा भी और कम से कम पढ़ा भी बिना अतिरिक्त परिश्रम के आत्मसात कर सके। और उसी आम भाषा में वे ऐसी सूक्तियाँ लिख गए जो सदैव स्मरणीय रहेंगी। जैसे मासिक वेतन तो पूर्णमासी का चांद है जो एक दिन दिखाई देता है और घटते घटते लुप्त हो जाता है। दुनिया सोती थी पर दुनिया की जीभ जागती थी। मन का मैल धोने के लिए नयन जल से उपयुक्त और कोई वस्तु नहीं। प्रेमचंद का महत्व नामक निबंध में हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है कि वास्तव में तुलसीदास और भारतेंदु हरिश्चंद्र के बाद प्रेमचंद के समान सरल और जोरदार हिंदी किसी ने नहीं लिखी। वे अपने काम में समस्त उत्तरी भारत के सर्वश्रेष्ठ साहित्यकार थे। वस्तुतः भाव और विचार में हम उन जैसा संतुलन बहुत कम साहित्यकारों में प्राप्त करते हैं। भारतीय समाज की विषमता का ऐसा संवेदनात्मक चित्रण उनसे पहले और बाद में किसी साहित्यकार ने नहीं किया। आज उनकी कहानियों को कुछ लोग बासी कहकर श्रुति परंपरा पर आधारित बताकर, रानी शारंधा जैसी कहानियों को सांप्रदायिक कहकर, उनके पात्रों को दुर्बल और भीरू बताकर उन्हें आश्रमवादी आदर्शवादी कहकर अप्रासंगिक ठहराते हैं। उन पर दलित विरोधी होने का भी दोष मढ़ा गया है। आज प्रेमचंद का विरोध हो रहा है। यह प्रेमचंद की जीवंतता का प्रमाण है, क्योंकि लोगों को लगता है कि प्रेमचंद खतरनाक हैं। ऐसा डॉक्टर नामवर सिंह ने कहा है। इस संबंध में केवल इतना ही कहना है कि उनकी प्रारंभिक कहानियों में कतिपय कमजोरियां अवश्य नज़र आती हैं, किंतु बाद में अनेक कहानियां कालजयी और विश्व स्तरीय कहानियां हैं। वे तभी अप्रासंगिक होंगे
जब देश और दुनिया से भूख, गरीबी, शोषण, अंधविश्वास, नारी उत्पीड़न, भ्रष्टाचार, सामाजिक आर्थिक विषमता दूर हो जाएगी। निश्चित रूप से आज वर्तमान में भी मुंशी प्रेमचंद का जो कहानी लेखन है वो प्रासंगिक है और निश्चित रूप से भारत के भविष्य के लिए उनके द्वारा जो संवर्धित मूल्य हैं, जो आदर्श की स्थापना का स्वप्न कहानी के माध्यम से उन्होंने प्रस्तुत किया है, वो मुंशी प्रेमचंद को सबसे बड़े कहानीकार के रूप में प्रस्तुत करता है। निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि मुंशी प्रेमचंद एक यथार्थवादी एवं आदर्श उन्मुख कहानीकार, उपन्यासकार, ऐसे साहित्यकार हैं जो पूरी दुनिया को दिशा देने में सक्षम हैं। आज का यह शिक्षण यहीं विराम लेता है। कल हम दूसरे विषय पर चर्चा करेंगे।